हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे रिविजन अंडर बीएनएसएस। पहले की वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस के स्टार्टिंग के दो प्रोविजंस थे 436 और 437, और अब हम पढ़ेंगे रिविजन के बारे में। तो रिविजन एक जनरली क्या होता है टर्म, हम पहले उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिविजन। It is the process of an upper court reviewing a subordinate court's order to correct an incorrect exercise of judicial power. Very simple. अपर कोर्ट जब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, हमारी कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है? अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की देखें तो हमारी सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स, देन वी हैव हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सेशंस, फिर उसके बाद आता है हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, है ना। ये हमारी हायरार्की होती है। तो रिवीजन में क्या होता है बेसिकली, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो जितने भी ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनकी मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट हो गया सेशंस कोर्ट। ठीक है, सिंपल वेरी। तो जब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, डिसीजन या उनका कोई भी केस का प्रोसीडिंग हाई कोर्ट जो है रिव्यू करता है, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशंस जब इनका कोई भी ऑर्डर, डिसीजन या केस से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग रिव्यू करता है, इसको बोला जाता है रिविजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिविजन। वेरी सिंपली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स द प्रोसेस ऑफ एन अपर कोर्ट रिव्यूइंग अ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑर्डर टू करेक्ट एन इनकरेक्ट एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर। और स्पेशली हम क्यों कोई भी हाई कोर्ट क्यों सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो है डिसीजन को रिव्यू करता है? क्योंकि हाई कोर्ट को उसमें हुए जो भी इनकरेक्ट, गलत, जो भी गलत एक्सरसाइज्ड पावर्स हैं, है ना, उसको करेक्ट करने के लिए उसको रिव्यू किया जाता है ना। हाई कोर्ट जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर अपने प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई भी गलत फैसला लिया है, कोई भी गलत डिसीजन दिया है, ऑर्डर दिया है, उसको ठीक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको लाइन में लाने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर लॉज ही जो हमारे हायर कोर्ट्स हैं वो उस ऑर्डर, डिसीजन या केस को जो है रिव्यू करते हैं थ्रू द पावर ऑफ रिविजन दैट इज इन्वेस्टेड अपॉन द हायर कोर्ट्स। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिविजन? To assess the correctness and constitutionality of any proceeding before a lower court. Primary goal is to correct a jurisdictional or legal order. Simple है, जो भी गलत हमने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनरीजनेबल डिसीजन, ऑर्डर्स जो लोअर कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा होता है किसी से भी केस से रिलेटेड, उस चीज़ को सही करना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अप्लाई करना और रीजनेबल बनाना, फेयर बनाना, जस्टिसेबल बनाना ही हाई कोर्ट का काम होता है और रिवीजन की पावर का काम होता है। पर्पस रिवीजन का यही है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा जो भी डिसीजन दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, उनको, उनमें जो गलतियां हैं उसको ठीक करे, उनमें सुधार करे और उनको बेटर बनाए अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ फेयर। ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रोविजंस है ऑफ रिविजन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शंस में जो बेयर एक्ट में दिए हुए हैं। बेयर एक्ट में आई थिंक सेक्शन चालू होता है 438 से रिविजन का, ये रहा हमारा 438, है ना। तो बेयर एक्ट में हमारा रिविजन का चालू होता है 438 से मेन सेक्शंस। क्या बोलते हैं ये प्रोविजन? लेट्स सी। इसका हेडिंग है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिविजन। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिविजन। कौन एक्सरसाइज कर रहा है अपनी ये पावर? हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट में कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट। ठीक है, ये अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं रिविजन की, और वो उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए रिकॉर्ड्स मतलब कि केस जो लोअर कोर्ट के पास पड़े हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना, समन कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि हाई कोर्ट और एनी सेशंस जज मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट सिचुएटेड विद इन देयर लोकल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो क्या नाम आया हमारा दो कोर्ट्स का? सबसे पहले आता है हमारा हाई कोर्ट और सेशंस जज। तो हाई कोर्ट और सेशन जज, सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि हाई कोर्ट और सेशन जज जो है कोई भी रिकॉर्ड, किसी भी प्रोसीडिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट
है ना, सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड जो है कॉल कर सकता है उसको एग्जामिन करने के लिए, है ना। दे कैन कॉल फॉर एग्जामिनेशन व्हाट द रिकॉर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सामने जो केस चल रहा है, जो उसका प्रोसीजर चल रहा है, उसको वो कॉल कर सकते हैं उस क्रिमिनल कोर्ट के जिसके वो सुपीरियर हैं, ठीक है, जो, और ऐसा कोई क्रिमिनल कोर्ट जो उनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, लोकल जुरिस्डिक्शन, है ना। तो उस क्रिमिनल कोर्ट को वो जो है उसका रिकॉर्ड कॉल करके मंगवा सकते हैं। ना यहाँ पे पर्पस देखो, जो रिवीजन का पर्पस है वहाँ पे दिया हुआ है, क्या है पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग द करेक्टनेस, लीगैलिटी एंड प्रॉपरिटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर रिकॉर्डेड और पास्ड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और ऑफ इंफीरियर कोर्ट। सिंपल है, पर्पस ये रहता है उनका, ये अपने आप को सेटिस्फाई करवाना हायर कोर्ट का ये होता है कि वो चेक करें क्या करेक्टनेस कि जो लोअर कोर्ट ने सेंटेंस दिया है, ऑर्डर दिया है या कोई भी फाइंडिंग दी है, ठीक है, जो भी उन्होंने पास किया है, क्या वो सही है, क्या वो करेक्ट है। दूसरा पर्पस होता है लीगैलिटी, क्या उनका ऑर्डर, फाइंडिंग, उनका दिया गया सेंटेंस जो है वो लीगल है, लॉज के अकॉर्डिंग है। और तीसरा होता है प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी मतलब कि मॉरली करेक्ट होना, मॉरल रूल्स वैल्यूज से से के अकॉर्डिंग चलना। तो प्रॉपराइटी का मतलब होता है मॉरली करेक्ट। तो तीसरा वो जो हाई कोर्ट देखता है, हायर कोर्ट जो देखता है, वो ये देखता है कि क्या वो जो उन्होंने सेंटेंस ऑर्डर दिया है लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, वो क्या मॉरली करेक्ट है, वो मॉरल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्फीरियर कोर्ट, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है इन्फीरियर कोर्ट के बिफोर, उसकी रेगुलरिटी चेक करने के लिए जो है दे कैन कॉल एनी ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर दैट दे हैव पास्ड, है ना। फिर उसके बाद आता है and may when calling for such record direct the execution of any sentence or order be suspended, and if accused is in confinement he may be released on bond or bail bond during pendency of records examination। अब हमारा जो भी सेंटेंस और ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है ना, ये हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई भी सेंटेंस या ऑर्डर पास कर दिया है, उसको एसेस करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी करेक्टनेस जानने के लिए हाई कोर्ट या सेशंस जज कॉल कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे एक सेंटेंस और ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका है लोअर कोर्ट, तो अगर उस सेंटेंस और ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी अक्यूज जो है उसको कोई सज़ा मिलने वाली है ना, उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, तो उस पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा उस समय तक के लिए जब तक कि वो रिव्यू कर रहा है हायर कोर्ट, है ना। तो जो एग्जीक्यूशन है उस सेंटेंस और ऑर्डर का, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलता है कि इस ऑफेंस के लिए हम ए को 10 साल की सज़ा देते हैं, और ये जो है हाई कोर्ट इस केस को कॉल करता है फॉर एग्जामिनेशन, है ना, उस सेंटेंस के एग्जामिनेशन के लिए, तो जब तक कि हाई कोर्ट उसको रिवीजन की पावर्स के अंडर एग्जामिन कर रहा है उस ऑर्डर को कि ए को 10 साल की सज़ा मिलेगी, तब तक के ए को हम जो है 10 साल की सज़ा के लिए नहीं भेजेंगे जेल, ठीक है। तब तक के उस सेंटेंस, उस ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंडेड रहेगा। दूसरा कि अगर अक्यूज जो है उसको जेल में रखा गया है ड्यूरिंग दैट टाइम जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उस अक्यूज को भी जो है हम बेल बॉन्ड पे या बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेल बॉन्ड या बॉन्ड पे रिलीज़ कर सकते हैं जब तक के वो रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन हाई कोर्ट के पास पेंडिंग चल रही है, हाई कोर्ट अभी उसको एग्जामिन कर रहा है, ठीक है। ये दो तब तक के हम लोग के प्रोविजंस हैं कि जब तक के हाई कोर्ट के पास वो एप्लीकेशन रिव्यू हो रही है, रिवाइज हो रही है, तब तक के जो ऑर्डर हैं और उस केस की जो पार्टीज़ हैं, डिफेंडेंट है, अक्यूज्ड है, विक्टिम है, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उनके साथ हम जो है कैसा ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये दो जो है पॉइंट्स वो ये बताता है। इससे पहले तक रिवीजन क्या होती है वो ये पूरा जो है पैराग्राफ आई हैव मेंशन्ड हियर फ्रॉम बेयर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का मेन पर्पस, रिवीजन में आप क्या चेक करते हो लोअर कोर्ट का, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, वो ये पूरा बताता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Subsection 2. Powers of revision conferred in subsection 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry, trial or other proceeding. सिंपल है, आपके पास रिवीजन की जितनी भी पावर्स हैं, हायर कोर्ट के पास जितनी भी रिवीजन की पावर्स हैं जो सबसेक्शन 1 में बताई गई, आप उस पावर्स को
किसी भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है एक टेम्पररी ऑर्डर जो कि किसी केस में एक कोर्ट पास करता है, ठीक है। ये फाइनल जजमेंट नहीं होती है, ये एक टेम्पररी ऑर्डर होता है इंटरलोक्यूटरी। तो उस ऑर्डर के ऊपर आप कभी भी रिवीजन की पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते, है ना। मतलब कि अगर केस अभी चला हुआ है, ठीक है, चालू है केस, एक एक करके प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ठीक है, एक एक करके सुनवाई हो रही है केस की, केस चालू है, और उस सुनवाई के बीच में अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि हम अभी आने वाले 15 दिन तक अक्यूज्ड को जेल में रखेंगे, कन्फाइनमेंट कस्टडी में रखेंगे, क्योंकि हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए उससे पूछताछ करनी है, अगर कोर्ट ये ऑर्डर देता है तो ये जो है एक टेम्पररी ऑर्डर है ना। आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाके रिविजन फाइल नहीं कर सकते हायर कोर्ट में, क्योंकि हायर कोर्ट के पास सबसेक्शन 2 के अंडर ये पावर नहीं है कि वो किसी भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पर अपनी रिविजन की पावर्स एक्सरसाइज करे, है ना। एक बहुत टेम्पररी ऑर्डर होता है और कोर्ट जो है इसको फाइनल जजमेंट नहीं मानता है, लॉ इसको फाइनल जजमेंट नहीं मानता है। तो अगर कोई भी ट्रायल चल रहा है, कोई भी इंक्वायरी चल रही है, कोई भी अपील की एप्लीकेशन फाइल है और उसके अंडर अगर देयर इज एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास्ड, तो उसके ऊपर यू कैन नॉट गो एंड आस्क हाई कोर्ट या फिर सेशंस जज टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ रिविजन। नाउ सबसेक्शन 3, if an application under this section has been made by any person, either to the High Court or the Sessions Judge, no further application by the same person shall be entertained by the other of them. सिंपल है। सबसेक्शन 1 में बताया गया था कि रिविजन जो है वो हाई कोर्ट खुद कॉल करवा के किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस खुद एसेस कर सकता है। सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि आप रिवीजन के लिए एक एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो, है ना। इस सेक्शन के अंडर यू कैन ऑल्सो फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, या तो हाई कोर्ट को या तो सेशंस जज को, है ना। तो या तो हाई कोर्ट सबसेक्शन 1 के अंडर खुद से आपका केस ले ले, अगर उसको लगता है कि आपका केस जो है वो रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है या फिर इम्प्रोप्राइटरी है, वो खुद से अपना ले ले। बट अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो, या अगर आपने हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी है तो सेशन जज आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा, मतलब उसको रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपने सेशन जज को एप्लीकेशन दी है रिवीजन की तो हाई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा और रिजेक्ट कर देगा। यही लिखा गया है कि व्हेन एन एप्लीकेशन हैज़ बिन फाइल्ड बाय अ पर्सन टू ईदर ऑफ दिस कोर्ट, मतलब एक किसी कोर्ट को अगर आपने फाइल कर दी है एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, तो कोई और एप्लीकेशन दूसरा कोर्ट जो है जिसको फाइल नहीं की है वो एंटरटेन नहीं करेगा, ओके, सेम पर्सन के द्वारा। अब आता है सेक्शन 439, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। अब जब हायर कोर्ट आपका केस एग्जामिन कर रहा है तो उसके पास कुछ पावर्स होनी चाहिए कि वो उस केस के ऊपर इंक्वायरी बैठा सके, है ना। वरना हाई कोर्ट थोड़ी ना हर जगह जाके आपका केस सही है, करेक्टली हुआ है, इलीगली तो नहीं हुआ, ये वो खुद नहीं चेक करता, है ना। हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर होती है आपके केस को इंक्वायर करवाने की, ठीक है। वो लीगल है, लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, ये वो देख सकता है, बिकॉज वो जजेस हैं, उनको पता है। पर जो इंक्वायरी से रिलेटेड काम है वो जो है उनके पास पावर होती है किसी और से करवाने की। तो सेक्शन 439 वही बता रहा है कि हाउ विल दे कंडक्ट एन इंक्वायरी, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 438 or otherwise, High Court or Session Judge may direct the Chief Judicial Magistrate himself or by any of the subordinate magistrate from CJM, and the CJM may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry into any complaint। क्या बोल रहा है ये कि जब सेक्शन 430, मतलब इससे प्रीवियस वाले सेक्शन में जब कोई भी हाई कोर्ट या सेशन जज कोई भी केस को एग्जामिन करता है, कोई भी रिकॉर्ड को एग्जामिन कर रहा है अंडर रिवीजन की पावर्स, तो वो उस केस को एग्जामिन करने के लिए, है ना, फर्दर एग्जामिन करने के लिए उसको इंक्वायरी करवाने के लिए या तो CJM को खुद, है ना, CJM मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है ना, ये जो सेशन जज के नीचे आता है ये वाला, ठीक है। तो या तो वो CJM को खुद बोल सकता है कि तुम इस चीज़ पे हमको इंक्वायरी करके दो, या फिर CJM से कोई और सबऑर्डिनेट कोर्ट है या मैजिस्ट्रेट है। CJM से सबऑर्डिनेट कौन आता है, JMSC, JMFC, ठीक है। इनके सबऑर्डिनेट अगर कोई मैजिस्ट्रेट है तो या वो उसको बोल सकते हैं, है ना, या तो CJM को बोल दो या तो उससे सबऑर्डिनेट जो भी मैजिस्ट्रेट है उसको बोल दो। फिर उसके बाद CJM खुद भी चाहे तो या तो वो इंक्वायरी खुद कर ले, है ना, अगर CJM को डायरेक्शंस मिले हैं तो CJM इंक्वायरी खुद भी कर सकता है, या फिर
वो इंक्वायरी किसी भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को बोल के करवा सकता है ना। CJM तो चाहे तो खुद करे, नहीं करना उसको तो आगे किसी और को भी वो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को बोल के इंक्वायरी करवा सकता है। फर्दर इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट विच हैज़ बिन डिसमिस्ड अंडर 226, 227 का 4। अब वो इंक्वायरी किस चीज़ पे कर रहे हैं, कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो 226 क्या सेक्शन है, 226 वो सेक्शन है जिसमें मैजिस्ट्रेट उनके पास आई हुई कंप्लेंट्स को डिसमिस करते हैं, ठीक है। तो वो इस पे इंक्वायरी करेंगे कि अगर किसी ने कंप्लेंट की है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सफ़र हुआ है, मेरे को जो है आई हैव बिन डिसएडवांटेज, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ एंड ऑल दैट, अगर कोई भी कंप्लेंट देता है कोई मैजिस्ट्रेट को और वो मैजिस्ट्रेट उसको रिजेक्ट कर देता है, डिसमिस कर देता है सेक्शन 226 के अंडर, तो उस पे हाई कोर्ट इंक्वायरी करवा सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बोल के या किसी भी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को बोल के। और 227 है इशू ऑफ प्रोसेस, 227 भी वैसा ही है, ठीक है। तो into the case of any person accused of an offence or who has been discharged, या तो वो इस पे इंक्वायरी करवा सकता है या फिर और वो अगर कोई भी उस केस से रिलेटेड अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगे हैं, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं ऑफ एनी ऑफेंस, ऑफ एनी क्राइम, और हाई कोर्ट उस केस की जब रिवीजन कर रहा है तो वो इंक्वायरी करवा सकता है उस अक्यूज्ड के ऊपर जिसको एक्विटल मिल गया है, जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया है ना। डिस्चार्ज कर दिया मतलब जिसको कोर्ट ने या मैजिस्ट्रेट ने इल्ज़ाम लगने के बाद डिस्चार्ज कर दिया, छोड़ दिया, है ना, और उसको सज़ा नहीं दी। तो वो अगर ऐसा कोई अक्यूज है किसी ऑफेंस का तो उस पर भी इंक्वायरी करवा सकता है CJM को बोल के या किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के मैजिस्ट्रेट को बोल के, है ना। ये पावर ऑफ इंक्वायरी है ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशंस जज व्हेन दे आर गोइंग फॉर रिविजन, ठीक है। दिस वाज आवर 2 प्रोविजंस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये हमारे पावर्स हैं रिविजन के, हाई कोर्ट के और किसके, सेशंस जज के। अब हमारे जो सेक्शन 440 इसमें हमारी फर्दर पावर्स आती हैं सेशन जज की, ठीक है, कि जब वो रिवीजन करवा रहा हो तो सेशन जज कौन कौन सी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ हमारे पास हाई कोर्ट की भी पावर्स हैं, है ना, आगे आने वाली है सेक्शन 442 में, तो उसकी पावर्स ऑफ रिवीजन भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव जस्ट टॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।